नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जोश बढ़ाते योगी लेकिन होश गंवाते नेता। ये मुद्दा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से आदित्यनाथ योगी पूरे एक्शन में हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार पूरा जोर लगा रही है, लेकिन सवाल उन नेताओं पर है जो बदजुबानी से बाज नहीं आ रहे। कल ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेता जोश में होश न गंवाएं, और कल ही बीजेपी के एक विधायक ने बदजुबानी कर दी। तो सवाल यही है कि क्या इन नेताओं पर लगाम लगा पाएंगे आदित्यनाथ योगी? इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आप सबका सहयोग मिला है, लेकिन कहीं भी जोश में होश न खोने की स्थिति आनी नहीं चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, बदजुबानी से बचने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन योगी आदित्यनाथ ये नसीहत दे रहे थे, ठीक उसी दिन मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी इस हिदायत की धज्जियां उड़ा रहे थे। जरा सुनिए नेताजी की ये बदजुबानी। जो वंदे मातरम कहने में समझौता करते हो, जो भारत माता की कहते हुए जिनका सीना चौड़ा ना होता हो, दर्द सा महसूस होता हो, जो गौ माता को माता ना मानते हो, उसकी हत्या करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। जिस मंच से विधायक जी ये जहर उगल रहे थे, वहां योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश राणा समेत मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों से चुने गए बीजेपी विधायकों के साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे। मैं चाहता हूं कि वानगी के तौर पर सबका साथ सबका विकास, भेदभाव किसी के साथ नहीं, इसको मूल मंत्र मान करके उस विधायक के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे तो हमें तसल्ली होगी। देखिए, कानून गौहत्या के खिलाफ बना हुआ है और जो भी इस तरह की घृणित बात करता है उसको निश्चित रूप से दंडित प्रताड़ित करना चाहिए। हालांकि योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश राणा विक्रम सैनी के बचाव में उतर आए। उनका कहना यह है कि जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो किसी को ये करने की जरूरत नहीं है। तो अब कानून व्यवस्था इतनी सख्त हो जाएगी और इतनी सख्त कानून व्यवस्था हो गई है कि अब किसी को किसी का हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करीब 4 साल पहले मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान विक्रम सैनी दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। हालांकि इस विवाद के बीच एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को यूपी छोड़ने की चेतावनी दे डाली। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने नेताओं और विधायकों पर लगाम लगा पाएंगे? क्योंकि विक्रम सैनी और सुरेश राणा से लेकर संगीत सोम तक बीजेपी में वो तमाम चेहरे मौजूद हैं जो अपनी बदजुबानी के लिए मशहूर हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। तो इसी पर हम करेंगे आज बड़ी बहस, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता संबित पात्रा जी, साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, और गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा साहब, और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा संबित पात्रा जी आप ही से है। यहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी जोश में होश न खोने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं ठीक उसी टाइम कहीं और उन्हीं के एक विधायक हैं जो कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि सैनी साहब कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे? इनका क्या करेंगे आप? इनका क्या कहेंगे आप? देखिए हिमानी जी, आपका ठीक कहना है, और मुख्यमंत्री जी ने हमारे राज्य का जो इंटेंशन है, उत्तर प्रदेश में शासन का जो नियत है, उस नियत के विषय में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी होश ना खोए और केवल उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाना है उस दिशा में चिंतन करे, उस दिशा में कार्य करे। और खुद योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो दिन रात इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और जो अभी आपने बाइट सुनाया सैनी साहब का, मुझे लगता है इस प्रकार के वचनों से सभी नेताओं को, चाहे हमारी पार्टी के हों चाहे दूसरे पार्टी के हों, उनसे बचना चाहिए।
हमारा मुख्य काम, जो प्रधानमंत्री ने चंद दिनों पहले जो विजय प्राप्त हमने किया, उसके बाद जो भाषण दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव तक बहुमत, मगर चुनाव समाप्त होने के पश्चात लोकतंत्र में हमेशा सर्वमत होता है। चाहे आपने हमें वोट दिया हो, चाहे नहीं दिया हो, हम सबके लिए सरकार है और सबके मंगल के लिए हम काम करेंगे। लेकिन संबित, तो उसके बावजूद क्यों आखिर ऐसा हो जाता है? क्यों इस तरह की बातें, इस तरह के विवादित बयान सामने आते हैं? और ये पहली बार नहीं है। देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का एक माहौल रहा, चाहे वो गौवध का विषय हो, गौ को लेकर हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है, जन जन में उसके प्रति एक सम्मान का विषय है, गाय माता को लेकर। तो स्वाभाविक है, जिस प्रकार का एक माहौल पिछले सरकार के समय रहा है, कई लोगों के मन में ये विषय था, मगर विषय होने से भी अगर व्याकुल भी कोई नेता हो, तो मुझे लगता है फिर भी शब्दों का चयन उचित होना चाहिए और कानून के परिधि से बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि गौरक्षा की जो बात करें, ये तो खैर पहले भी आ चुका है, खुद प्रधानमंत्री को उस वक्त उतरना पड़ा था, उसमें मैं बाद में आऊंगी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, जो नहीं कहेगा, और मैंने वायदा किया है, वो ये भी बता रहे हैं कि मैंने वायदा किया है, तो किसी से वायदा किया है कि मैं हाथ पैर तुड़वा दूंगा। भाई ऐसा कहां लिखा है? किसी संविधान में लिखा है कि भारत माता की जय अगर आप नहीं बोलेंगे या बोलना ही आपको जरूरी है? अगर ऐसा है तो आप बताइए। देखिए, मुझे लगता है कई बार ओवर एंथुसियाज्म में जब जनता सामने होती है, भाषण में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही है, और जो प्रधानमंत्री ने कहा सर्वमत को, और भारत माता तो हमारे दिल में बसती है, भारत माता की जय तो हम सब कहते हैं, जो नहीं कहेगा उसको प्यार से मनाएंगे। कि राजीव त्यागी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं संबित आपकी बात पर राजीव त्यागी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। राजीव जी। देखिए, संबित जी की बात बड़े ध्यान से सुनी है। मैं 2-3 चीजों पे अपना विषय रखना चाहूंगा, अपना मत रखना चाहूंगा। पहला मत तो मेरा यह है कि गौ हत्या को लेकर के पूरे देश में 1955 तक करीब करीब 4 राज्यों को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने नियम बना दिए थे हर प्रदेश में, जिसकी वजह से गौ हत्या रोकी जा सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो योगी सरकार से हमारी ये अपील है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये अपील है कि उस कानून का सख्ती से पालन करे, और निश्चित रूप से जब वो सख्ती से पालन होगा तो इस तरह के बयान नहीं आ पाएंगे। और मुख्यमंत्री महोदय से हमारा ये अपील है इस विषय में कि एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि चोर से कहो चोरी करे और सास से कहो जागते रहो। तो इस तरह के बयान देने वाले लोगों पे नकेल कसने का काम भी मुख्यमंत्री महोदय को करना पड़ेगा। अब मेरे मित्र ने यह कहा, संबित पात्रा जी ने, कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा? विपक्ष की भी अपनी एक रचनात्मक चीजें होती हैं, उसके हिसाब से 2-3 चीजें योगी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 22.34% लोग बाग ऐसे हैं जो रोज दिहाड़ी मजदूर हैं, करीब करीब 5 करोड़ लोग बाग हैं, उनके हित में काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में अभी भी वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट की बेंच का मामला लंबित है। कृपया योगी जी इस पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से एक न्याय कर पाएंगे। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश को लेकर के, कि उत्तर प्रदेश में किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विशेष रूप से प्रधानमंत्री महोदय ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने वादा किया था उत्तर प्रदेश में कि हम लोग किसान का कर्ज माफ करेंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग में माफ करेंगे। उसको लेकर के अभी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती है। तो मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि इन कार्यों पे आप कार्य करिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। लेकिन अगर आप इन कार्यों पे कार्य न करके, मुश्किल से 8वां दिन है सर, मैं वो तो कह रहा हूं, तो होने दीजिए। देखिए, हिमानी जी कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, देखिए मैंने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री महोदय ने और अमित शाह जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्ज माफ होगा। हमारा आग्रह, हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम तो सवाल सिर्फ बता रहे हैं। हमारा आग्रह है कि हम तो वाकई में स्पेस देना चाहते हैं, 6 महीने हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, कोई आलोचना नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि योगी जी से ज्यादा जल्दी में तो त्यागी जी आप हैं। आपकी बात का जवाब जरा संबित पात्रा देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक चीज और कह देता हूं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, संबित जी से बोले 5 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश में 2011 के सेंसस के हिसाब से 67.68% लिटरेसी रेट है और पूरे देश का लिटरेसी रेट 74% है। सरकार से आग्रह है कि लिटरेसी रेट पे ध्यान दें। हम आग्रह कर रहे हैं, हम कोई चेतावनी जारी नहीं कर रहे हैं। संबित जी देखिए, सही है, डिबेट से मालूम पड़ता है, एक अच्छी बात है कि जो सरकार 300 हमारी शुभकामनाएं भी आए उससे कम
उसे कम बोलना चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए, और अभी राजीव जी के पार्टी को बोलने की आवश्यकता नहीं, है। लेकिन संबित बात यहाँ पर ये है कि जो ये और चीजें हो रही है, जो बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या एक गलत मैसेज नहीं जा रहा है? वैसे सबका साथ सबके विकास की बात होती है, 2014 में देख लें, 2017 में देख लें, हर भाषण में, हर उस पर यही बात होती रही। लेकिन ये किसके विकास की नहीं बात हो रही है? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये किसको नहीं साथ लेकर चलने की बात हो रही है? किसी एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिमानी जी, समझने की कोशिश करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो एक इसी प्रकार का माहौल, क्योंकि प्रचंड बहुमत था और प्रधानमंत्री की एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए चिंतन करते हैं। और उसी बाबत आप याद करिए, दिल्ली में चर्च अटैक होने लगा, अवार्ड वेप्सी गैंग भी एक्टिव हो गए थे और एक इंटॉलरेंस का माहौल पूरे भारतवर्ष में बनाने की कोशिश की गई, मगर वो विफल हो गया। और अंततोगत्वा आज हिंदुस्तान इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ रहा है, लोग भी कन्विंस्ड हुए और कन्विंस होने के कारण 325 सीट उत्तर प्रदेश में भी दिया। देखिए, जब 325 सीट मिला है, मैं इसमें अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, कई लोग ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करेंगे मानो कि हम एक इंटॉलरेंस का माहौल। लेकिन सर, वो कई लोग आप ही के तो हैं संबित, वो कई लोग आप ही के तो हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं चर्चा में जरा अंसार रजा साहब को भी शामिल करना चाहूंगी। मैं आपको आश्वासित करता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है संबित, ठीक है। रजा साहब, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, संबित जी ने बड़ी सफाई से अपने आदमी को बचा लिया। योगी और राजीव त्यागी साहब ने सारे आंकड़े गिनवा दिए। डिबेट ये हो रही है कि योगी साहब ने क्या कहा है, उनके एमएलए क्या बोल रहे हैं। देखिए, इसमें उनके एमएलए की कोई गलती नहीं है, वो जो बोल रहे हैं, इसलिए कि पीएम के कहने की बात एमपी लोगों ने नहीं मानी, तो सीएम के कहने की बात एमएलए कैसे मानेगा? इस बात को सोचना पड़ेगा। पीएम ने लाख मरतबा, प्राइम मिनिस्टर ने 1000 बार कहा, और मुझे तो आज भी वो वक्त याद है, संबित जी को भी याद होगा, पूरे मुल्क को याद होगा, कि इसी अशोका रोड पर दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब बड़ा पेड़ लगता है और उसमें फल लगते हैं तो शाखें झुक जाती है। बहुत बड़ा मैसेज था ये हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश के उन एमपीओ के 325 एमएलएस के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और हम एहतराम करते हैं उनकी बात का कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि सरकार जब आती है तो हमें झुक करके काम करना चाहिए। तो ये लोग प्रधानमंत्री की नहीं माने तो उनकी क्या मानेंगे, योगी जी के। अब रहा सवाल, देखिए, बातें दोनों तरफ से हो रही हैं। जो एमएलए 325 बीजेपी के हैं वो तो बोल ही रहे हैं, चूंकि उन्हें तो ग्राउंड मिल गया है बोलने के लिए। अभी आप देखिए, अभी आपने कहा ना जुमा 8 दिन हुए हैं, अभी देखिए सपा के नेता क्या क्या बोलते हैं। अभी शुरू तो होने दीजिए। ये जो एक सिलसिला आज शुरू हुआ है वहां से, कल से शुरू, अभी यहां से बोला जाएगा। तिवारी जी, यहां से भी बोलने वाले कम नहीं है। ठीक है, जैसे कल आजम खान ने बोल दिया कि हमें कोई हटा के दिखा दे हज कमेटी से, हम तो कोर्ट चले जाएंगे। मतलब धमकी अभी से शुरू हो गई है योगी जी को। ये योगी जी को बहुत बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश। शुरू कर दी है। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब तिवारी जी देंगे। तिवारी जी, देखिए, अभी आप जिस मंच का बखान कर रहे थे, जिस मंच से ये बयान आया, उस मंच में बहुत सारे धर्मात्मा बैठे हुए थे। जिन महाशय ने ये बयान दिया है वो विधायक हैं, 8वीं पास हैं। और उनके ऊपर कई सारे केसेस हैं, आप दिखा सकते हैं। जो महाशय उनके बचाव में उतरे, वो महाशय 12वीं पास हैं, इनकी सरकार में मंत्री हैं, उनके ऊपर ही अनेक आपराधिक मुकदमे हैं। जो एक और नहीं, आप लिस्ट मत गिनाइए, मैं सिर्फ उस मंच तक रहिए। आप गिना सकते हैं, दूसरा नहीं गिना सकता। तमाम लोग बैठे हुए हैं जिन सभी के ऊपर केसेस हैं। ये सारे केसेस, आप केसेस गिनवाइए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात कह रहा हूँ, नहीं कह सकते कि उनकी कमी से मेरी कमी ज्यादा सफेद है, कुछ कह सकूं, क्योंकि आप पर भी उतनी ही सारी चीजें हैं। कहीं नहीं रहा भाई। आज के समय ये कोई सर्फ चैलेंज नहीं है, ये कोई सर्फ चैलेंज नहीं है। आप प्रदेश को विकास करने की बात कर रहे हैं, और आप जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मेरी बात सुनिए, एक जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़ के योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी पढ़ाई को उनके विधायक और मंत्री पढ़ेंगे। एक व्यक्ति जिसके पास उसी तरह की डिग्रियां हैं, उसको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उसको लगा कि मैं कुछ इस तरह के बयान देता हूं कि मैं भी लोगों की नजर में आऊं, मेरा भी करियर का ग्राफ ऊपर चढ़े और मुझे भी मंत्री बनाया जाए। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस आदमी ने इस तरह के बयान दिए, जिस आदमी के ऊपर इस तरह के मुकदमे पहले से हैं, उसे मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सब कुछ दिया गया, सांसद बनाया गया। आप गिना दीजिए कितने लोगों ने इस तरह के बयान दिए, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं घनश्याम तिवारी साफ साफ।
देखिए, मैं घनश्याम तिवारी जी का तो सम्मान करता हूं, मगर जिस प्रकार की सोच इस देश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा फ्लोट करने की कोशिश की गई कि अगर हिंदू छवि है, कोई भगवा पहन लेता है तो वो दोषी है और वो अनपढ़ गवार है, जैसे अभी बता रहे थे तिवारी साहब, तो जनता ने नकार दिया उनके सोच को। इन्होंने कहा कि हम यूपी को साथ पसंद है और यूपी ने साथ दिया। देखिए, यूपी को साथ पसंद है, यूपी को साथ पसंद है, इनको साथ दिया तो ठीक है, अब हम सुन लेंगे क्योंकि हमारे को काम करना है। दूसरी एक बड़ी बात आप याद रखिए, गायत्री प्रजापति किसके अंडर में था? क्या ये बात कहना गलत है कि किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं? साहब मैंने आपको गायत्री प्रजापति को हमने मुख्यमंत्री नहीं बनाया ना, आपने तो संगीन मुकदमे वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 3 बार। अरे सर, मैं आपके बीच में तो बोल ही नहीं रहा था, आप मेरे को सुन लीजिए या तो आप बोल लीजिए, मुझे कोई ये नहीं है, मैं आपको कंप्लीट कर दूं। गायत्री प्रजापति, उनके राममूर्ति वर्मा ने जाके किसी को जिंदा जला दिया था, तो हम किस प्रकार के मंत्री को देखते थे पहले उत्तर प्रदेश में। और जहां तक बयानों की बात है, लड़के तो लड़के हैं, लड़कों से गलती से बलात्कार हो जाता है, वो इनके नेताजी थे, बताइए। वहां से बदलाव हो रहा है। आज रोमियो स्क्वाड के खिलाफ ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महिलाएं सुरक्षित है, तो आज खुद इनको महसूस हो रहा है कि किस प्रकार का सत्ता इनके पास था और किस प्रकार के सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। मगर मैं आपसे सहमत हूं कि भाषा पे सभी को नियंत्रण रखना चाहिए और सबका साथ सबका विकास, यही हमारा लक्ष्य है। एक पे कार्रवाई करके दिखा दीजिए ताकि दूसरा ना बोल पाए। ठीक है, मैं रामकृपाल जी को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। रामकृपाल जी, ये किसको साथ नहीं लेकर चलने की बात हो रही है? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की छवि की भी हम यहाँ पर बात करें तो एक हिंदू हार्डलाइनर की यहाँ पर रही है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आप यहाँ पर देखते हैं? देखिए हिमानी जी, पहले मैं एक बात करूं, आज का आपका टॉपिक जो है, मौजूदा सरकार जो है वो आज सूबे में है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं। हमें ये डिफेंस नहीं हम ले सकते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या करती रही, फलाना क्या करते रहे। पहली बात तो मैं ये बता दूं, अभी कल ही उन्होंने ये कहा कि जोश में होश नहीं खोना है। बिल्कुल। और जिस तरह के बयान ये शुरू हो रहे हैं, मुझे याद है 2014 में भी जब मोदी जी बने थे, संबित जी ने कुछ गिनाया, लेकिन संबित जी शायद अपनी पार्टी के लोगों को नहीं गिना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लोगों ने ही पहले जिस तरह से विवादास्पद जो चीज मैनिफेस्टो में नहीं लिखी गई थी वो बोलना शुरू किया। एक मंत्री ने गोवा से कहना शुरू किया कि हमें पूरा विश्वास है कि ये हिंदू देश बनेगा। फिर कश्मीर पर धारा 371 जो है उसको हटाने की बात हुई, ये सब बातें हुई, लेकिन मोदी जी ने ढंग से टैकल किया और चीजों को एक तरह से, हालांकि तब भी मैंने कहा था कि उनको बोलना चाहिए था, लेकिन वो अपने लिहाज से उन्होंने चीजों को बार बार ये रेखांकित किया। मैं फिर ये कह रहा हूं कि बीजेपी को परेशानी बाकी लोगों से नहीं है, अपने ही लोगों मोदी जी को जो 325 सीटें जो मिली हैं वो इसीलिए मिली हैं कि मोदी जी ने उन तत्वों का साथ नहीं दिया, उनको झिड़की लगाई और एक तरह से वो लोग 2014 की जो आवाजें थी वो बाद में धीरे धीरे बंद हो गई। अगर आप देख लीजिए, इस बार भी योगी जी की प्रॉब्लम बाकी जगह से नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अपोजिशन के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, वो देखिए मुद्दे आएंगे तो उठाएंगे, उनका हक है। हमें ये देखना चाहिए कि जो चीजें हो रही हैं, एक आदमी अगर विधायक मंत्री की मौजूदगी में कहता है कि हम हाथ पैर तोड़ देंगे, तो सवाल इस बात का नहीं है कि बीजेपी आलोचना कर ले, सवाल इस बात का आएगा कि योगी जी क्या उतनी ही सख्ती इनके लिए भी दिखाएंगे कि चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो। आज भी उन्होंने कहा रामकृपाल जी कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी और जो गुंडा ही करेगा वो यूपी के बाहर जाए और या तो फिर ऐसी जगह जाए जहां कोई जाना नहीं चाहेगा। देखिए, मैं उससे आगे एक जाना चाहता हूं, अगर मेरे परिवार का कोई बंदा, कल को मेरा बेटा पड़ोसी से झगड़ा करता और मुझे लगता है इसकी गलती है, तो मैं उससे मिनिमम होता है कि मैं जो भी करूंगा, एक तो माफी मांगूंगा, मैं उसकी तरफ से दंडित करूंगा, उसको क्षमा मंगवाऊंगा। मेरा ये कहना है कि ये कम से कम देख लीजिए, वरना जो भी योगी जी करना चाहते हैं, अच्छे काम वो कर रहे हैं अभी तक है, ये सारे उनके चीजों पर ये पानी फेर देंगे। जो मैनिफेस्टो में नहीं है बीजेपी के, उन्हीं तमाम गैर वाजिब मुद्दे अनावश्यक रूप से ये मुद्दे उठेंगे। और इसमें क्या होगा कि अगर जैसे वही होता है, कभी सत्ता संभालते ही
बीजेपी के लोग ही अगर परेशानी में डालेंगे तो मैं कहता हूं कि इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा। उत्तर प्रदेश, ये पूरा हिंदुस्तान में कई चीजें छिप जाती थी पूरे, लेकिन जब एक प्रदेश में आप इस तरह से बात करेंगे जहां पहले से आशंका है, वो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत हुआ है और अभी से इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अभी से इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। राजीव त्यागी, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? आज मुख्यमंत्री यहाँ ये कह रहे थे कि जो गुंडागर्दी करेगा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो गुंडागर्दी करेगा उसको यूपी से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, जेल में जाएगा या फिर किसी ऐसी जगह जाएगा जहां कोई जाना नहीं चाहेगा। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? निश्चित रूप से गुंडागर्दी की भाषा है और गुंडागर्दी की भाषा हमारा संविधान कभी भी अलाउ नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, दो मतों पे दो विषयों पे अपनी मत रखना चाहूंगा। पहला विषय तो यह है कि देखिए, योगी जी और अन्य पॉलिटिकल लोग बाग डिफरेंट हैं। योगी जी अन्य पॉलिटिकल लोगों से, पूरी हर एक पार्टी के, वो संत समाज से आते हैं और वो गेरवा पहनते हैं। गेरवे का जो असली अर्थ है वो है क्षमाशील, त्याग, तपस्या, मानवता, प्रेम और समानता। और सभी मंत्रियों ने, यूपी के जितने भी मंत्री हैं, सभी ने 3-3 बार संविधान का जिक्र किया अपनी शपथ में। तो संविधान की रक्षा करना योगी जी का सबसे पहला दायित्व, पहली बात। दूसरी बात, योगी जी ने अभी 3 दिन पहले कहा कि पूरे प्रदेश के किसानों का एक एक गेहूं का दाना खरीदा जाएगा। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा संबित पात्रा जी को, मेरे दोस्त यहां पे बैठे हैं, कि मुझे कृपया ये बताएं कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश नॉन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट है, अर्थात उत्तर प्रदेश में जो गेहूं खरीदा जाएगा वो गेहूं खरीदा जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार ने पिछली बार भी 8% गेहूं कुल खरीदा है। तो नहीं, आप मेरे लिए मुद्दे महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए किसान महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नौजवान महत्वपूर्ण है। अगर मैं मुद्दे पे बोल रहा हूं। मेरा कहना यह है कि लोगों को भटकाइए मत। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, लोगों को भटकाइए मत उत्तर प्रदेश में इस तरह के बयान देकर के। अरे आप तो ये बताइए, क्या आप भटकाइए मत? पात्रा साहब से ये कहेंगे कि पात्रा जी जो बयान है वो देके भटकाइए मत। एमपी ने ये जुमला बोला है कि उसको कोई सजा देंगे क्या? विकास विधायक जो विधायक ने एक जुमला बोला है, हम मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दूसरा आदमी ये जुमला ना कर सके। क्या आप समर्थन करते हैं हमारा? मैं यही तो कह रहा हूं। अरे आप आंकड़े गिना रहे हैं, कहां गेहूं का दाना बेचा जा रहा है? योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में डिलीवर करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के विकास, और क्यों नहीं बात करूंगा गेहूं के दाने की? क्या किसान महत्वपूर्ण नहीं है? क्या नौजवान किसान का नहीं है? विकास की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा किसान का नहीं है। अभी यहाँ मुद्दा वो नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो इस तरह के बयान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप गौ हत्या पे आप तो उतना ही लेकर के आए हैं जितना लेकर के आए, तो आप करिए तो सही। अरे तो कर ही तो रहे हैं आप, आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखिए हिमानी जी, ये आते के साथ उन्होंने अवैध बूचड़खाने बंद करा दिए। एंटी रोमी 1955 में ही नियम बन चुका था, उस नियम को सख्ती से लागू करिए। मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक है त्यागी जी, ठीक है। नहीं, आप नई मुद्दे पर नहीं आ रहे, आप भटक रहे हैं मुद्दे से। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तिवारी जी। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, मैं मेरे लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस देश के नागरिकों को कोई इस देश के किसी नागरिक को कोई धमकाता है, लगातार मारने पीटने की बात करता है, संपत्ति की हानि करने की बात करता है, वो देशद्रोही है। लेकिन अगर वो देशद्रोही भारत माता की जय बोलते हुए चोगा पहन लेता है तो उसको भी सामने लाना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि जो आदमी भाषा बोल रहा है वो भारत माता की जय बोलते हुए क्या देश प्रेम की भाषा बोल रहा है, या देश के लोगों को मारने की, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, देश के व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने की भाषा बोल रहा है। तो अभी तक लेकिन तिवारी जी ये बताइए कि क्या आपके टाइम पर नहीं जो सरकार एंटी के मुद्दे पे आती है। क्या आजम खान जिस दिन सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे उस दिन उस ऑफिसर से क्या कहा था कि तुम कचड़े में पड़े थे, तुम्हें उठा करके हम लेकर के आए, और तब आपने क्या ये खड़ा कर दिया? और तब आपने क्या एक्शन लिया था? ये धमकी नहीं, क्या कार्रवाई की थी? देखिए यदि आपको पीछे मुड़ के बयानबाजी करनी है तो इतिहास में बहुत सारे बयान हैं, आप दिखाते रहिए, खोते रहिए इतिहास। भविष्य को देख करके काम करती है। अगर हमें एक नई सरकार आई है, हमने उसका स्वागत किया है,
हमने इस मैंडेट का स्वागत किया है। हम नई चाहते हैं कि नई सरकार सफल हो, उसको इतना बड़ा जनता का विश्वास मिला है। लेकिन अगर वो सरकार प्रोपेगेंडा को अपनी पॉलिसी का आधार बना ले, वो सरकार अगर प्रोपेगेंडा को अपनी पॉलिसी का आधार बना ले, वो सरकार जो लगातार नकारात्मक सोच से काम करने लगे, हर तरह पहले हम लोगों को बता रहे थे कि तुम्हारी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं है और दोनों बाप बेटे पहुंच गए जाकर करने के लिए प्रधानमंत्री से। एंटी स्लॉटर हाउस है, उसमें कोई किसी तरह का व्यवसाय कर रहा है, उसे परेशान करेंगे। आपने दोनों की बात सरकार नकारात्मक तिवारी जी, ठीक है, प्रोपेगेंडा को अपना पॉलिसी का आधार बना ले तो हमें ठीक है, दोबारा आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। तिवारी जी, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। संबित, आपने त्यागी जी की बात भी यहाँ सुनी, आपने तिवारी जी की बात भी सुनी। जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना आपका उस पर? देखिए, पहले मैं राजीव त्यागी जी की बातों का जवाब दे दूं, फिर तिवारी जी का दे दूंगा। त्यागी जी ने मुझे 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बदहाल अवस्था में है और उसको ठीक कब करोगे। तो मैं तो यही बोल रहा था कि इतने दिन तक सब ये झूठ फरेब आप लोग क्यों बोल रहे थे? आप लोग उस समय बोल रहे थे कमाल का काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने किया और उत्तर प्रदेश को साथ पसंद है। तो आप ये झूठ ठीक है संबित, लेकिन कार्रवाई कब और क्या बदहाल थी, ताकि इस तरह के बयान दोबारा ना हो। मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि उत्तर प्रदेश नेशनल एवरेज से करीब 7% नीचे है। त्यागी जी, एक सेकंड पहले जवाब ले लें। आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं संबित। राजीव त्यागी, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं संबित। सजेशन दिया, ठीक है, ठीक है। गेहूं पे बोलना है, गेहूं पे तो नर्क है। गेहूं पे भी जवाब दे दीजिए। हिमानी जी, गेहूं पे भी बोलना है, बोल दीजिए, गेहूं पे बोलिए, चना पे बोलिए, आज सब बोलिए। टॉपिक पे रहिए, सभी टॉपिक पे रहिए। गेहूं और चना छोड़िए। क्यों गाय पे बोलिएगा, गेहूं पे नहीं बोलिएगा। एमएसपी पे बोलिए, किसानी कर्जे पे बोलिए। त्यागी जी, लेकिन आप मौका दे रहे हैं संबित को बचने का, जवाब तो देने दीजिए। नहीं, देखिए, गेहूं पे भी बोलूंगा। इन्होंने कहा कि कानून ऐसे नहीं तो नहीं संबित, लेकिन ये बताएं कि कार्रवाई कब और क्या, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। अगर मैं यहाँ उनका कच्चा चिट्ठा यहाँ खोले, हम उनके बारे में जानकारी दें तो सैनी साहब के बारे में बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा बिल्कुल। खाली गेहूं के लिए इतना कह दूं कि आज राजीव भाई कह रहे हैं कि कानून ऐसा है कि गेहूं खरीद ही नहीं सकते थे, तो ये लोग सब क्या प्रॉमिस कर रहे थे बताइए। अभी तक कानून अखिलेश जी ने ठीक भी नहीं किया था। खैर, हम विषय पे आते हैं जी। और देखिए, मैंने आपको कहा कि नहीं माय डियर फ्रेंड, हमने तो तब भी सवाल उठाए थे मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पे तब भी सवाल उठाए थे। गेहूं पे डिबेट होगा तो मैं गेहूं पे भी किसानों से भेदभाव कर रहे हैं आप लोग। बात नो संबित पात्रा, प्लीज प्लीज। अगर बारी-बारी से अपनी बात रखेंगे तो सभी को समझ आएगी। त्यागी जी और तिवारी जी, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल की खरीदारी। आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं संबित। देखिए, जहां तक, लेकिन क्या इस पे इस्तीफा लेंगे आप सैनी साहब से? त्यागी जी, वही तो पूछा जा रहा है, लेकिन अब आप जवाब नहीं देने दे रहे। मुझे लगता है, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है, देखिए, मैंने कहा ना, हम लोग सत्ता में आए हैं 325, जब हमें बोलना था तब हमने बोला, नतीजा 325 सीट मिला है। अब हमें काम करने की जरूरत है। आप त्यागी जी और तिवारी जी को बोलिए, वो लोग ज्यादा बोलेंगे। बोलना ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र है। जहां तक बयानबाजी का सवाल है, बयान नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के बयान नहीं होने चाहिए। तो क्या कार्रवाई करवाएंगे उनके ऊपर? सिर्फ ये बोल देने से काम नहीं चलेगा ना, क्या कि कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, सुन तो मुझे 2-3 सेंटेंस बोलने दीजिए। 2-3 सेंटेंस तो बोल लूं। किस पे कार्रवाई हुई आज तक ऐसे बयानों को देने बाद भारतीय जनता पार्टी में? किसी पे कार्रवाई नहीं हुई? अरे साहब सुन लीजिए, हम लोग आतंकवादियों पे रोते थोड़ी ही हैं। सोनिया जी तो रो रही थी बाटला हाउस पे, मैं थोड़ा बोलने दीजिए मुझे। मैं इतना बोल रहा था। देखिए, नहीं, कार्रवाई तो हुई है, उन लोगों को मंत्री बनाया गया है, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है, कार्रवाई तो हुई है, ऐसी बात मत कहिए। हाँ, अरे सर, लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जा रही है, थोड़ा सुनने तो, बोलने तो दीजिए मुझे। संबित, लेकिन हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये भी तो बताइए। संबित जी, आपने पारदर्शिता की बात की थी, आप सुचिता की बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि आप उन और अगर ऐसा लिखा है तो क्या आप इसके लिए कानून लेकर आने वाले हैं? अपने खोटों को देखें पहले। नहीं, आप लोग देखिए, आप लोग बोल लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बोलने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मैं इस पे एक बात और कहना चाहता हूँ, संडे का मजा ले रहे हैं आप। रोटी दाल सब बोलिए, मैं सुनता हूँ, फिर बोलूंगा। आप बोलिए। नहीं संबित, आप बोलिए। राजीव जी, हाँ ठीक है। मेरा कहना है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ कमीशन को कहा था कि इस पे नियम बनने चाहिए सख्त। सरकार क्या कर रही है उस पे, ये बताइए। चलिए, आप विपक्ष में बैठे बैठे क्या कर रहे थे? धरना क्यों नहीं दिया आपने? मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपस में ही लड़ेंगे, मैं सुनूंगा। सन 2014 में केंद्र सरकार को यह आग्रह किया गया था, यह निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
कि नेशनल लॉ कमीशन इन मामलों पे जो कि इस तरह के बयान आते हैं नेताओं के द्वारा, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हेतु एक सख्त नियमावली भी बनाए। क्या हो उस नियमावली का? चलिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उसी का नतीजा है कि 5 राज्यों में से 4 राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मुझे यहां टीवी पे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, जमीन पे काम जा रहा है। और मैं आपको स्पष्टता से बता रहा हूं हिमानी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप बुलडोज करें सिस्टम को। सुन लीजिए साहब, मैं कहां बुलडोज कर रहा हूं, आप देखिए डिबेट में ही देख लीजिए, मैं तो चुप होकर बैठा हूं, आप ही लोग मेरे को बुलडोज कर दे रहे हैं। साहब मैं सुन रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं, ये देखिए, ये तो सबको पता है 5 में 4 राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, यू कैन नॉट बुलडोज द सिस्टम। कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, आप तो मुंह से सुन रहे हैं, कान से बोल रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? कान से सुना रहा हूं आपको, मुंह से बोल रहा हूं और कान से सुना रहा हूं। सुनिए तो सही, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए पूछिए, प्रश्न पूछिए, मैं बैठा हूं, आप पूछिए, सब पूछ लीजिए, 2-3 प्रश्न एक साथ। प्रश्न मैं पूछ चुका हूं, बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है उसका। तो फिर जवाब तो देने दीजिए त्यागी जी, क्यों डिबेट को खराब कर रहे हैं फिर आप इस तरह से? प्रभु जवाब दीजिए, प्रभु जवाब दीजिए। एक काम कीजिए, आप स्टूडियो में आइए, यहाँ आप मेरी जगह पर बैठिए, फिर उसके बाद आप संबित से जी भर के जितना हो सके आप उनसे सवाल करिए, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। चलिए, इन्होंने कहा प्रभु जवाब दीजिए, तो मैं कहता हूं हिमानी जी, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इसको पूरा करूंगा। शांति, आपकी तपस्या सक्सेसफुल हुई है। जवाब दें, फिर उसके बाद रामकृपाल जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी। ठीक है, देखिए, नंबर 1, जहां तक बयानबाजियों की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, रामकृपाल जी अगर मैं गलत हूं तो इसको सही भी कर देंगे। खुद प्रधानमंत्री जी ने बार बार, एक मंच से नहीं, बार बार कहा है सबको साथ लेके चलना है, सर्वमत, और जो पेड़, बिल्कुल सही कहा मौलाना जी ने, जो पेड़ फलों से लद जाता है वो पेड़ झुक जाता है। 325 हमारे एमएलए हैं, अगर किसी एमएलए ने ऐसा बयान दिया तो देखिए वेदनाओं के आधार पर दिया होगा, हम इससे सहमत नहीं हैं। किसी के हाथ पांव नहीं तोड़ेंगे, ये सपने में भी हम नहीं सोच सकते हैं। और जो लोग हाथ पांव तोड़ेंगे, ऐसे जो गुंडे एलिमेंट है, उनको योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त संदेश दिया है कि अब उनका समय समाप्त हो चुका है। जो ऐसे काम में, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी में नंबर 1 पे था एनसीआरबी के डाटा के अनुसार, हम उसे ठीक करेंगे, परिष्कृत करेंगे और उन लोगों को बहिष्कृत करेंगे जो लोग इस प्रकार से माहौल बिगाड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि कार्रवाई क्या होगी और कब होगी। रामकृपाल जी को मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। संबित, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। एक बात कहना चाहता हूं हिमानी जी। ठीक है तिवारी जी, एक सेकंड। रामकृपाल जी, मैं यहाँ पर ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि जरूर यहाँ पर बात हो रही है कि सबक सिखाया जाएगा, लेकिन किसको सबक सिखाया जाएगा? बात तो यहाँ पर ये है। देखिए, जो आपका टॉपिक है मैं उसी पर रहना चाहता हूँ, उसी पर बोलना चाहता हूँ। और मैंने पहले ही कहा कि मैं, जो आज सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। क्या हुआ अतीत में, उन सब को कोई जाने का फायदा नहीं है। देखिए, एक चीज है, संबित जी से मैं निवेदन कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो बहुमत आपको मिला है, 80% सीटें आपको आई हैं। 80% किसी भी एक पोलराइजेशन से संभव नहीं होता। सबने आपको वोट दिया है, किसी ने कम दिया हो, किसी ने ज्यादा, लेकिन सारे, चाहे आप उसको धर्म कह लें, जाति कह लें, सबने वोट दिया है। और मैं एक बात बताता हूं कि ये जो वोट आया है, ये किसी तरह का पोलराइजेशन से नहीं है। वो वोट इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की शक्ल सूरत बदलेगी, लोगों को भरोसा है प्रधानमंत्री पर। और देख लीजिए जिस तरह से ये लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, मैं मानता हूं बहुत इनिशियल है, लेकिन अगर अभी इनको सख्ती से नहीं दाबा गया तो मैं आपको बता दूं, गरीब आदमी जो होता है ना, गरीब एक दूसरे गरीब के, चाहे उसके धर्म का हो चाहे नहीं हो, अन्याय होता हुआ देखता है। तो जो लोग आपके तरफ उत्तर प्रदेश में पहली बार आए हैं, जिन्होंने वोट दिया है, वो बहुत ज्यादा बहुत सब्र करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि कई चीजें आपकी ऐसी हैं कि जो शुरू से वो उसको पहले से ही उस पर तमाम तरह के सवाल हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी ने इतनी बढ़िया बात, कल मैं था उस डिबेट में बैठा हुआ, पूरा उनको सुना, मैं वाकई बहुत प्रभावित हुआ हूं जिस तरह से उन्होंने कहा है कल की एक एक बात को। और बार बार वो कह रहे हैं कि सबका है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर कहीं से आपकी ही पार्टी का कोई, और मैं बता दूं, ये अगर इस पे आप लोगों ने नरमी बरती तो ये ऐसा है कि भानुमति के ये बर के छत्ते की तरह है, इतनी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं
जिनको ये गलत फहमी है कि वो किसी पोलराइजेशन के तहत आए हैं या वो जो हिंदू धर्म और फलाना धर्म के चलते, उनको ये समझाने की जरूरत है कि मोदी से लेकर के योगी तक, आप कल योगी जी ने इतनी बार अमित शाह और मोदी जी का नाम लिया है, बार बार ये कह रहे थे कि इस बात को भी किया है कि उनके नाम पे वोट मिला है और जो उनकी नीतियां हैं, जो सारी चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, इस समय अपोजिशन आपकी आलोचना करेगा, सहना चाहिए, नो डाउट। और नहीं, कहीं नेगेटिव ब्रांडिंग की भी कोशिश कर रहा है क्या? मेरा ये अनुरोध है कि पार्टी लेवल पर, संगठन के लेवल पर आप लोगों को एक सख्त संदेश देने की जरूरत है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश एक डिफरेंट स्टेट है और यहाँ बहुत बहुत तेजी से चीजों, बड़े सेंसिटिव स्टेट है। रामकृपाल जी, एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी, क्या नेगेटिव ब्रांडिंग की भी कोशिश हो रही है इन तमाम विरोधी दलों की? देखिए वो तो आप मुझे बताइए कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, क्या वो मदद करेंगे बीजेपी की? ऑब्वियस है वो तो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले दिन से ही, जब से योगी जी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, इस पर मैं लूंगी जवाब। रजा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। जोश बढ़ाते योगी और होश गंवाते नेता, यही हमारी चर्चा चल रही थी और सवाल हमने ये पूछा था कि क्या अपने बदजुबान नेताओं पर लगाम लगा पाएंगे योगी? तो आप देख सकते हैं कि जो सवाल के जवाब हमें मिले, 77% लोग ऐसे हैं जो हाँ में जवाब दे रहे हैं कि हाँ लगा पाएंगे, तो वहीं 23% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना में जवाब दिया है। वापस हम अपनी चर्चा में लौटेंगे। रजा साहब ब्रेक से पहले कुछ जवाब यहाँ पर देना चाह रहे थे। रजा साहब, आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर संबित पात्रा साहब ने ये बात कही कि कुछ लोगों को ये बयान नहीं देना चाहिए। मैं डॉक्टर संबित पात्रा साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, संबित जी, शुरू का मसला है, अगर कोई बात शुरू में उठ रही है और उसको दबा दिया जाए तो आइंदा के लिए वो दब जाती है। मैं समझता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों ने आप पर भरोसा दिखाया है और मुझे लगता है कि उस भरोसे पे खरा उतरना चाहिए। सियासत सब जगह होती है, कोई किसी पार्टी के लिए, कोई किसी पार्टी के लिए, लेकिन जब वर्क की बात होती, काम की बात होती, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। और अगर योगी जी पर इतना भरोसा दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो मैं समझता हूं कि योगी जी को चाहिए और बीजेपी को चाहिए कि पहले ही राउंड में, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहले इंप्रेशन में इतना दिखा दीजिए। कल जो उन्होंने बयान दिया है, कुछ अगर आप उनके ताल्लुक से एक लेटर भी उनको अगर नोटिस भेज देंगे, तो मैं समझता हूं कि वो नोटिस 125 आदमी तक पहुंच, 325 आदमी तक पहुंच जाएगा कि हमें अब इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी। संबित, देखिए, अभी रामकृपाल जी ने भी सही कहा और अमूमन सभी लोग यहाँ पे जो हमारे प्रतिद्वंदी भी हैं, वह भी एक बात से मान रहे हैं कि योगी जी का इंटेंशन बहुत अच्छा है और योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और इसी प्रकार योगी जी काम करते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा लेंगे। जब मुख्यमंत्री और उनका पूरा का पूरा कैबिनेट अच्छे काम करने में लगा हुआ है तो आप लोग आश्वस्त रहिए। और मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, आपने कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसमें ऐड कर दूं मैं रजा साहब कि ये जो है ये लास्टिंग इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन ही नहीं, ये एक लास्टिंग इंप्रेशन, अर्थात दूर दूर समय तक, बहुत देर समय तक ये इंप्रेशन रहेगा। हम अच्छा काम करेंगे और भविष्य में आप खुद बताइएगा, देखिए कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। जब मोदी जी की सरकार भी बनी थी कि ऐसा माहौल बनाने का चेष्टा किया गया था कि बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, देश में इंटॉलरेंस हो जाएगा। लेकिन वो लोग भी तो सब आप ही के थे संबित, बात तो यहाँ पर यही हो रही है कि वो सब आप ही के भीतर वाले लोग थे। तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा खतरा तो भीतर वाले लोगों से बड़ी देर से नहीं, कोई खतरा किसी से कोई खतरा नहीं है। अगर किसी ने कहा है तो भविष्य में नहीं कहेंगे, हम तो आश्वासित कर रहे हैं। जो आप सत्संग सुना रही हैं, सत्संग तो आपका भी सत्संग सुनाइए, सत्संग तो आपका भी इनका सत्संग सुनाइए। लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। मैं दो बातें कहना चाहूंगा, दो बातें कहना चाहूंगा। संबित जी ठीक है, संबित जी जिस मंत्रिमंडल का क्या महिमा मंडन कर रहे थे, उसमें 40 से अधिक मंत्री ऐसे हैं, 40% से अधिक मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। ये तरह तरह की उनको मेडल मिले हैं। दूसरी बात, आपके यहाँ कैसे जेल में रह करके आदमी आया और जेल मंत्री बना दिया आपने? आपस में बात करते रहते हैं, मैं एक बात कहता हूँ और आप तीनों लोग बोलने लगते हैं। बात ही ऐसी करते हो तो दोबारा मौका ना मिले आपको बोलने का। अगर आप दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो, आपके यहाँ कितने भ्रष्ट मंत्री थे, कितने भ्रष्ट मंत्री थे, कितने गुंडे मंत्री थे आपके यहाँ? साहब ईमानदार बात कीजिए। ठीक है, आपको चिल्लाने के लिए किसी ने आपके अंदर टाइमर फिट किया है, मैं उसको नहीं हटा सकता। अच्छा, अगर आपको आईना दिखा दिया जाए तो हमारे अंदर टाइमर फिट बात कह रहा हूं। टाइमर फिट तो आजम खान जैसे लोगों के दिमाग में था। टाइमर आजम खान के दिमाग में आप लोगों ने फिट कर रखा था, हमारे दिमाग में कोई नहीं फिट कर सकता। बात तो कहने दीजिए। इतनी देर से आप बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था।
अरे भाई है ही नहीं आपके पास कुछ बोलने के लिए। गायत्री जैसे गुंडे आपने पाल रखे थे, राजा भैया जैसे लोग आपके यहाँ थे। अगर आप इतने विद्वान हैं तो पूरी डिबेट अकेले ही कीजिए। आप उठ जाइए, हम कर लेंगे अकेले डिबेट, क्षमता है हमारे। लेकिन तिवारी जी सुनना तो पड़ेगा, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। आप दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं लेकिन सवाल आप पे भी बनते हैं। अरे आप पूरे अपने डिबेट को, हिमानी जी पूरे डिबेट को देख लीजिए। मैंने मात्र 3 वाक्य बोले हैं हिमानी जी, और आपने हर वाक्य पर इंटरप्ट किया है। और ये रजा साहब है, इनके अंदर टाइमर फिट है, ये हर वाक्य पे इंटरप्ट करते हैं। मैं शुद्ध तथ्य बोल रहा हूं। आप जिस व्यक्ति का बयान दिखा रही हैं, जब इनको टिकट मिला था तो राजस्थान पत्रिका की हेडलाइन थी कि इनको टिकट देके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर की, दंगाइयों को टिकट दी। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मैं कहता हूं कि 40% लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं तो रजा जी का टाइमर ऑन हो जाता है। आप अपनी बात करिए। ये रजा जी का टाइमर इसलिए ऑन हो रहा है कि मैंने कहा कि 40% मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। आप अपनी बात यदि मैं ये कहता हूं, यदि मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के नेताओं को पुरस्कृत करती है जो इनको रास्ता दिखाता है कि इस तरह के बयान देंगे तो पुरस्कृत होंगे, तो आप सवाल उठा रही हैं कि इनको कोई पनिशमेंट क्यों नहीं दिया गया? संबित क्यों नहीं पनिशमेंट दिया गया? बात का तथ्य तो देंगी। देखिए, मैंने आपको जो कहना था बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम काम पे ध्यान देंगे, और खुद यहां बैठा पूरा पैनल मान रहा है कि योगी जी अद्भुत काम कर रहे हैं। अब देखिए, आजम खान जी थोड़े दिन पहले थप्पड़ मार रहे थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, किस प्रकार के भाषा, ये तो आग जला देते थे, ये तो लोगों को जिंदा जला देते थे। बाकी छोड़ दीजिए, चुनाव के दौरान इनके शिक्षा मंत्री कह रहे थे एक पत्रकार को, अमर उजाला के, कि अच्छा अभी चुनाव चल रहा है, नहीं तो पेट्रोल डाल के मैं तुम पे आग लगा देता क्योंकि तुम मेरे खिलाफ लिख रहे हो। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार जीत गए हैं आप लोग सरकार में हैं, अपनी बात कीजिए ना। हाँ, तभी तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ, बात कर सकते हो, आप इतना चिल्ला रहे हैं, बताइए। नहीं, आराम से आपने बोला, मैं जवाब दे रहा हूं, इतना मत चिल्लाइए। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप सच कह रहे हैं, केवल बयानबाजी से उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। यही संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यही संदेश हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह ने दिया है, यही संदेश योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। 325 हमारे जो विधायक दल हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे लेंगे। अगर ऐसे कोई बयान आता है, आप सच कह रही हैं, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, आगे इसका ध्यान भी रखा जाएगा। और हाँ, कि वेदना है, इतने वर्षों तक उत्तर प्रदेश में अपीजमेंट चला, उसके लिए अगर वेदना में आकर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसे इस विषय को ठीक करने की भी जरूरत है। ठीक है, त्यागी जी। देखिए, मेरा सिर्फ इसमें यह कहना है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, देश में विकास होना चाहिए, प्रदेश में भी विकास होना चाहिए। और इंसान ही सब नियामतों को भोगता है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो गाय हो, सब कुछ हो, तो इंसान का विकास होगा तो तभी जाकर के वो सब नियामतों को भोग पाएगा। हालांकि इस वक्त ये ट्रेंड है, कि आप सांप्रदायिकता के बयान दीजिए, आप हाथ पैर तोड़ने के बयान दीजिए, टेलीविजन चैनल्स पे डिबेट करेगा, किसान पे डिबेट नहीं होगी, नौजवान पे डिबेट नहीं होगी, महंगाई पे डिबेट नहीं होगी, सैनिकों की शहादत पे डिबेट नहीं होगी। लेकिन डिबेट इस बात पे कि हाथ पैर कौन तोड़ रहा है, कौन मुंह तोड़ रहा है, कौन पैर तोड़ रहा है। तो ये सांप्रदायिकता के बयान देकर के नेता बनने का ट्रेंड है। और उसमें मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतना कहना चाहता हूं, सिर्फ विकास करिए, विकास करिए, विकास करिए, रोटी दीजिए, रोजगार दीजिए, रोटी दीजिए और रोजगार। विकास करेंगे, राहुल नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। विकास विकास त्यागी जी, विकास विकास विकास। अरे आप विकास का तो पैमाना जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल जो मैंने उठाए थे गेहूं से लेकर के, किसानों से लेकर के अन्य मुद्दे पे, अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया आपने। गेहूं के आयात शुल्क आपने घटा दिया है, बिल्कुल जीरो कर दिया, उस पर कोई जवाब नहीं है आपके पास। मेरे मित्र, कोई जवाब हो तो जरा पूछ करके आइएगा हाईकमान से और उसका जवाब दीजिएगा फिर यहां बैठ करके। सर, अभी दुनिया के सबसे बड़ी हाईकमान जनता जनार्दन ने आपको साथ दिया है, आप साथ मांग रहे थे, आपको साथ दिया है, इतना मत चिल्लाइए। जनता जनार्दन ने हमें हरा दिया है, लेकिन सवाल पूछने के लिए मना नहीं किया। संबित जी सवाल पूछने के लिए चिल्ला आप रहे हैं। संबित जी, मैं तो अपनी बात उठा रहा हूं, मैं तो विपक्ष की भूमिका में हूं। संबित जी, मैं तो सवाल उठा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं बहस को डिरेल नहीं कर रहा हूं, चिल्ला आप रहे हैं। अच्छा, अगर ईश्वर ने मुझे ये आवाज दी है तो ईश्वर का धन्यवाद। आपको वो आवाज नहीं दी तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? नहीं, कोई नहीं, ये तो ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे आवाज दी है, हमें ईश्वर से मांगने वाली आवाज। धन्यवाद, उसी में खुश रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं संबित जी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। विकास कहाँ है उसको बताइए,
रोटी कहाँ है उसको बताइए, रोजगार कहाँ है उसको बताइए, उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में बताइए। ये सवाल हम उठाते रहेंगे, विकास कहाँ है मैं बताता हूँ, राहुल कहाँ है आप बताइए। संविधान की रक्षा करना प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति का दायित्व है। अब इतनी पहुंचे वो बताइए राहुल का पता, संविधान की रक्षा करेंगे क्या? संविधान सम्मत काम करेंगे क्या? संविधान सम्मत काम नहीं होने चाहिए क्या? संविधान का रक्षा करना सरकार का काम नहीं है? मैं बताता हूं, इनको बताइए राहुल कहाँ है ये बता दें। प्रदेश और देश चलेगा विकास से। जो लोग बात मुझे सुन रहे हैं के सम्मानित व्यूअर्स, अगर मेरी बात गलत हो तो बताइएगा। मैंने सिर्फ रोजगार विकास की बात की है, मुद्दे से मैंने किसानों की बात की है, मैंने महंगाई की बात की है, मैंने रोजगार की बात की है, मैंने सैनिकों की हालत की बात की है। सवाल उठाना मेरा दायित्व है। क्या किया आपने अब तक? एक मतलब एक्शन की बात एक्सेप्ट नहीं की त्यागी जी ने। एक्शन तो लेंगे नहीं। कभी एक्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में कभी एक्शन नहीं होता है। इस तरह के बयान देने से लोग बाग नेता बनते हैं, इसलिए बयान देते हैं और लोग बाग उसको स्वीकार करते हैं। और आपने भी स्वीकार कर लिया। चलिए ठीक है। रामकृपाल जी, एक मैं फाइनल कमेंट यहाँ पर रामकृपाल जी से चाहूंगी। मैंने स्वीकार नहीं किया है हिमानी जी, मैंने स्वीकार नहीं किया, आपने स्वीकार कर लिया तो ये आपकी मर्जी है। देखिए, मैं तो ये कह चुका हूं कि देखिए, जाहिर सी बात है कि जो इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, इनको शुरू में ही दबाने की जरूरत है, बहुत साफ संदेश देने की जरूरत है। जो योगी जी संदेश दे रहे हैं सबके लिए, जैसे आज उन्होंने कहा है कि गुंडों बदमाशों की जगह नहीं है, ऐसे ही बताएं कि बदजुबानी करने वालों के लिए भी पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत साफ कर दें कि अगर आप लोग नहीं इससे बदले तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखिए, लीडरशिप का जो संदेश है वो बॉटम लेवल तक जाना चाहिए। क्योंकि जनता से अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं तो जनता देखेगी कि लेकिन नेता को तो समझ में नहीं आ रहा है और हम योगी जी की बात को समझें। तो संदेश देने के लिए उनसे है। और मेरा विपक्ष के लिए बस एक लाइन कहूंगा, एक नौशाद की एक लाइन है कि बस में दुनिया संवारने वाले कभी घर की खबर तो ली होती। तो थोड़ा बहुत मतलब कम से कम हम लोगों को अभी बाकी चीजें ठीक है। अगर इतना विकास हुआ होता उत्तर प्रदेश का तो मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास को छोड़ करके सांप्रदायिक हो जाती। और विकास और सांप्रदायिकता के लिए उत्तर प्रदेश जनता इतनी समझदार है कि वो कतई अगर विकास होगा, विकास के लिए आई है। विकास नहीं हुआ था इसलिए जनता विकास के लिए गई है, न कि कहीं सांप्रदायिकता के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ 80% सीटें से इसलिए कह रहे हैं ना वो, क्योंकि 11 तारीख से पहले कुछ और चीज थी। 11 तारीख के बाद अगर इनके हक में आते तो सब हरा हरा होता, सब स्वर्ग होता। जीत जाते तो यूपी स्वर्ग होता, नहीं तो नर्क। नहीं तो नर्क। और वही है, इसे वो हालत बता रही है। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। चलिए ठीक है, आगे दिखाई दे रहा है। मगर फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। नहीं चलिए ठीक है, ये भी जानते हैं। लेकिन संबित, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी डिबेट खत्म करने से पहले। देखिए, अब कमेंट का वक्त नहीं है, अब कर्म का वक्त है। कमेंट नहीं, काम। बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ये चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुए।